मैं आज भी उस दिन को याद करती हूँ। वो दिन जब मेरी छोटी बहन ने पूरे परिवार के सामने घोषणा की, दीदी को मानसिक अस्पताल में भर्ती करना होगा। वो खतरनाक हो गई हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। 40 लोग बैठे थे, रिश्तेदार, परिवार के दोस्त, वकील, सब। और सब मुझे देख रहे थे, कुछ सहानुभूति से, कुछ डर से, कुछ संदेह से। और मैं वहीं बैठी थी, कांपती हुई, रोती हुई, खुद से पूछती हुई, क्या मैं सच में पागल हो रही हूं? 3 महीने, पूरे 3 महीने मेरी बहन ने मुझे ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं, कि मुझे मदद चाहिए, कि मैं अपने आप को संभाल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने अपनी वसीयत में अपनी पूरी संपत्ति 5 करोड़ रुपए सिर्फ मुझे दे दी थी, मुझे, बड़ी बेटी को, और मेरी छोटी बहन को कुछ नहीं। तो उसने एक योजना बनाई, एक बहुत चालाक, बहुत खतरनाक योजना, मुझे पागल साबित करने की, ताकि वो अदालत में कह सके कि मैं संपत्ति संभालने लायक नहीं हूं, कि उसे मेरा संरक्षक बनाया जाए और फिर सारी संपत्ति उसकी हो जाए। लेकिन झूठ कितना भी चालाक हो टिकता नहीं, सच हमेशा बाहर आता है। मेरा नाम अनन्या है, उम्र 32 साल, और ये मेरी कहानी है, मानसिक यातना की कहानी, गैस लाइटिंग की कहानी, और अंत में सच की जीत की कहानी। सब कुछ 4 महीने पहले शुरू हुआ था, जब मेरे पापा का निधन हो गया, कैंसर से, लंबी बीमारी के बाद। हम तैयार थे, लेकिन फिर भी जब वो गए तो बहुत दुख हुआ। पापा बहुत अमीर थे, रियल एस्टेट का कारोबार था, दिल्ली में कई संपत्तियां थी, कुल मिलाकर करीब 5 करोड़ की संपत्ति थी। हम 2 बहनें थी, मैं अनन्या 32 साल की और मेरी छोटी बहन रिया 28 साल की। मैं हमेशा जिम्मेदार बेटी थी, पढ़ाई में अच्छी, नौकरी में सफल, बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक थी, अपना फ्लैट था, अपनी गाड़ी थी, स्वतंत्र थी। रिया वो थोड़ी अलग थी, पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा, कई नौकरियां बदली, कभी टिकी नहीं, पापा पर निर्भर थी हमेशा से। पापा की मृत्यु के 1 हफ्ते बाद वसीयत पढ़ी गई, वकील ने बुलाया, हम दोनों बहनें गईं। वकील ने वसीयत पढ़ी, मैं राजेश कुमार अपनी पूरी संपत्ति अपनी बड़ी बेटी अनन्या को देता हूँ, वो जिम्मेदार है, समझदार है, वो इसका सही इस्तेमाल करेगी। मैं हैरान रह गई, पूरी संपत्ति, रिया को कुछ नहीं। मैंने रिया को देखा, उसका चेहरा सफेद था, फिर लाल, फिर वो उठी और बाहर चली गई बिना कुछ कहे। मैं उसके पीछे गई, रिया रुको। वो रुकी, लेकिन मेरी तरफ नहीं देखा। रिया, मुझे नहीं पता था पापा ऐसा करेंगे, हम बांट लेंगे, आधा आधा, ठीक है? रिया ने मेरी तरफ देखा एक अजीब सी नजर से और फिर मुस्कुराई, एक ठंडी मुस्कान। नहीं दीदी, तुम्हारा है, रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रिया, मैंने कहा ना कुछ नहीं चाहिए। वो चली गई। मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि वो परेशान है, समय के साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन अगले हफ्ते से कुछ अजीब होने लगा। पहले तो छोटी छोटी चीजें थी, मेरा फोन गायब हो जाता, फिर अचानक मिल जाता, अलग जगह पर। दीदी, तुम्हारा फोन फ्रिज में था, तुमने वहां क्यों रखा? रिया ने एक दिन कहा। फ्रिज में? मैंने नहीं रखा, शायद गलती से। हाँ शायद। तुम थकी हुई लग रही हो दीदी, आराम करो। फिर मेरी चाबियां गायब हो गई, घर की, कार की, सब। दीदी, तुम्हारी चाबियां बाथरूम में थी, शावर के नीचे, तुम्हें याद है तुमने वहां रखी? नहीं, मैंने वहां नहीं रखी। मैं परेशान हो गई। ठीक है दीदी, शायद तुम भूल गई, कोई बात नहीं। फिर और अजीब चीजें होने लगी। मुझे रात में आवाजें सुनाई देने लगी, फुसफुसाहट, कोई मेरा नाम ले रहा था, अनन्या, अनन्या। मैं उठती, चारों तरफ देखती, कोई नहीं होता। रिया, रिया, तुमने आवाज सुनी? मैं उसके कमरे में भागती। कौन सी आवाज दीदी? कोई मेरा नाम ले रहा था। दीदी, यहाँ कोई नहीं है, बस हम दोनों। रिया चिंतित दिख रही थी। एक रात मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में है। मैंने आंखें खोली, अंधेरे में एक परछाई दिखी खिड़की के पास। मैं चीखी जोर से। रिया दौड़ी आई, लाइट जलाई। क्या हुआ दीदी? वहां कोई था, खिड़की के पास। रिया ने देखा। दीदी, यहाँ कोई नहीं है, देखो। सच में कोई नहीं था, सिर्फ पर्दे थे, हवा में हिल रहे थे। शायद मुझे गलतफहमी हुई। मैं कांप रही थी।
दीदी तुम बहुत तनाव में हो पापा की मृत्यु से, तुम्हें आराम चाहिए, रिया ने प्यार से कहा। दूसरे हफ्ते और बुरा हुआ। मुझे चीजें भूलने लगी। मैंने खाना बनाया, गैस चालू रखी, भूल गई बंद करना। दीदी ये क्या है, पूरा घर जल सकता था। मुझे याद नहीं, मैं भूल गई। जी क्या करे दीदी। फिर एक दिन मैं बाजार गई, सामान खरीदा, लेकिन घर आकर देखा बैग खाली थे, कुछ नहीं था। मैंने सामान खरीदा था, मुझे याद है, लेकिन कहाँ गया। मैं रोने लगी। रिया ने मुझे गले लगाया। दीदी शायद तुमने खरीदा ही नहीं, तुम्हें लग रहा है कि खरीदा। नहीं मैंने खरीदा था, मुझे याद है। ठीक है दीदी शांत हो जाओ। तीसरे हफ्ते रिया ने सुझाव दिया, दीदी मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुम्हारी यादाश्त। नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन दीदी तुम चीजें भूल रही हो, आवाज़ें सुन रही हो, परछाइयाँ देख रही हो, ये सामान्य नहीं है। मैं थकी हुई हूँ बस पापा की मृत्यु से। ठीक है लेकिन एक बार मिल लो मेरे लिए प्लीज। मैं मान गई। एक मनोचिकित्सक से मिलने गई। रिया मुझे ले गई। डॉक्टर ने कुछ सवाल पूछे, कुछ टेस्ट किए। देखिए आप बहुत तनाव में हैं, ये सामान्य है किसी करीबी की मृत्यु के बाद। मैं कुछ दवाइयाँ लिखता हूँ नींद के लिए, चिंता कम करने के लिए। उसने दवाइयाँ लिख दी, मैंने लेना शुरू किया। लेकिन दवाइयाँ लेने के बाद चीज़ें और ख़राब होने लगी। मुझे और ज़्यादा भूलने लगा, और ज़्यादा सुस्त महसूस होने लगा, सोचना मुश्किल हो गया। दीदी दवाइयाँ काम नहीं कर रही, हमें दूसरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रिया ने कहा। वो मुझे और एक डॉक्टर के पास ले गई, इस बार और गंभीर। उसने और टेस्ट किए, ब्रेन स्कैन, खून के टेस्ट। फिर उसने रिया से अलग में बात की। मैं बाहर बैठी थी। जब रिया बाहर आई उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, मैंने पूछा। दीदी डॉक्टर ने कहा तुम्हें गंभीर समस्या है, मानसिक, तुम्हें इलाज चाहिए। मेरा दिल बैठ गया। क्या? हाँ दीदी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लक्षण वो खतरनाक हो सकते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैं रो पड़ी। नहीं ये झूठ है, मैं ठीक हूँ। पर क्या मैं ठीक थी? मुझे खुद पर शक होने लगा। मैं सच में चीजें भूल रही थी, आवाजें सुन रही थी, परछाइयां देख रही थी। शायद मैं सच में बीमार थी। चौथे हफ्ते रिया ने परिवार की एक बैठक बुलाई। चाचा चाची, मामा मामी सब आए, करीब 40 लोग। उसने सबको बताया, दीदी बहुत बीमार है मानसिक रूप से। डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें मदद चाहिए, प्रोफेशनल मदद। सब चुप थे, मुझे देख रहे थे। फिर एक चाचा ने पूछा, और संपत्ति 5 करोड़ वो कौन संभालेगा? रिया ने कहा, मुझे लगता है मुझे अनन्या का संरक्षक बनना होगा कानूनी रूप से, ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूं और संपत्ति संभाल सकूं उनके भले के लिए। मैं उठ खड़ी हुई। नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, ये सब गलत है। दीदी शांत हो जाओ, रिया ने प्यार से कहा। नहीं तुम मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम संपत्ति ले सको। सब हैरान रह गए। कुछ ने फुसफुसाना शुरू किया, देखो वो कैसे बात कर रही हैं, बेचारी सच में बीमार हैं। हाँ उसे मदद चाहिए। मैं बाहर भाग गई, अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लिया, बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। क्या मैं सच में पागल हो रही थी या कुछ और हो रहा था? उस रात में सो नहीं पाई, बस सोचती रही, सब कुछ फिर से याद करती रही। फोन फ्रिज में, चाबियां शावर में, गायब सामान, आवाजें, परछाइयां। क्या ये सब रिया कर रही थी? लेकिन क्यों? संपत्ति के लिए? फिर मुझे याद आया, डॉक्टर, वो 2 डॉक्टर जिनसे रिया मुझे मिलवाई थी, क्या वो असली थे? अगली सुबह मैंने तय किया कि मैं खुद जांच करूंगी। मैं उस पहले डॉक्टर के क्लिनिक गई जिसने मुझे नींद की गोलियां दी थी। रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मुझे डॉक्टर मेहता से मिलना है। डॉक्टर मेहता? यहाँ कोई डॉक्टर मेहता नहीं है। क्या? लेकिन मैं 2 हफ्ते पहले यहाँ आई थी, उनसे मिली थी। मैडम आप गलत जगह आई होंगी, यहाँ सिर्फ डॉक्टर सिंह है, दंत चिकित्सक। मैं हैरान रह गई। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई जिसने मुझे गंभीर बताया था। वहाँ भी वही, यहाँ कोई मनोचिकित्सक नहीं है, ये एक बाल रोग विशेषज्ञ का क्लिनिक है। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। रिया ने मुझे नकली डॉक्टरों के पास ले जाया था, शायद अपने दोस्त या पैसे देकर। लेकिन रिपोर्ट, वो ब्रेन स्कैन, वो खून के टेस्ट, सब नकली होंगे। मुझे गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। मेरी अपनी बहन मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे सबूत चाहिए थे। अभी अगर मैं किसी को बताती
तो कोई विश्वास नहीं करता। सब सोचते कि मैं सच में बीमार हूँ। मैं घर आई, लेकिन अब मैं सावधान थी, बहुत सावधान। उस रात मैंने अपने कमरे में छुपे कैमरे लगाए, छोटे जासूसी कैमरे जो ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। और फिर मैंने नाटक किया कि मैं सोने की गोली ले रही हूँ, कि मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं जागी थी। फोन पर कैमरे की लाइव फीड दिख रही थी। रात के 2 बजे कुछ हुआ। मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। रिया अंदर आई, चुपचाप बिल्ली की तरह। वो मेरे पास आई, देखा कि मैं सो रही हूँ, फिर मुस्कुराई। फिर उसने एक छोटा सा स्पीकर निकाला, ब्लूटूथ स्पीकर, और उसे मेरे बिस्तर के नीचे रख दिया, फर्नीचर के पीछे, जहाँ दिखाई नहीं देता। फिर उसने अपना फोन निकाला, कुछ टाइप किया और अचानक स्पीकर से आवाज आने लगी, फुसफुसाहट, अनन्या अनन्या। वही आवाजें जो मैं रातों से सुन रही थी। मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं चुप रही, आंखें बंद रखी, सोने का नाटक किया। रिया थोड़ी देर खड़ी रही, मुझे देखती रही, फिर चली गई। मैंने सब रिकॉर्ड किया कैमरे पर। अगले दिन मैंने और जांच की। मेरी दवाइयाँ जो डॉक्टर ने दी थी, मैं एक असली डॉक्टर के पास गई, अकेली। मैंने पूछा, ये दवाइयाँ क्या हैं? डॉक्टर ने देखा, ये बहुत तेज नींद की गोलियां हैं, और ये तो गलत है। ये आपकी याददाश्त को प्रभावित कर सकती है, सोचने की क्षमता को कम कर सकती हैं। किसने दी आपको ये? एक मनोचिकित्सक ने। कौन सा मनोचिकित्सक? ये बहुत खतरनाक है अगर लंबे समय तक लें तो। मुझे समझ आ गया, रिया ने मुझे जानबूझकर गलत दवाइयाँ दी थी ताकि मैं सच में बीमार लगूं। अब मेरे पास सबूत थे, वीडियो, दवाइयाँ, नकली डॉक्टर की जानकारी, सब। लेकिन मुझे और भी कुछ चाहिए था। मुझे रिया को रंगे हाथों पकड़ना था। अगले कुछ दिन मैंने नाटक जारी रखा कि मैं बीमार हूँ, कि दवाइयाँ ले रही हूँ, कि चीजें भूल रही हूँ। और रिया वो और आगे बढ़ती गई। अब वो वकील के पास जाने की योजना बना रही थी, मेरा संरक्षक बनने के लिए। एक दिन उसने मुझसे कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा। दीदी, ये कुछ बैंक के कागजात है, तुम्हारी अकाउंट्स के लिए, हस्ताक्षर कर दो। मैंने देखा वो संरक्षकता के कागजात थे। अगर मैं हस्ताक्षर कर देती तो रिया को मेरी सारी संपत्ति पर नियंत्रण मिल जाता। मैं थोड़ी देर में करती हूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है। मैंने टाला। ठीक है दीदी, लेकिन जल्दी कर लेना। उस शाम मैंने अपने वकील को बुलाया, चुपचाप, रिया को नहीं बताया। मैंने उसे सब बताया, सारे सबूत दिखाए, वीडियो, दवाइयाँ, नकली डॉक्टर की जानकारी, सब। वकील हैरान रह गया। ये बहुत गंभीर है, ये धोखाधड़ी है, अपराध है। मुझे पता है, और मैं चाहती हूँ कि सच सबके सामने आए। हम क्या करेंगे? मैंने एक योजना बनाई। वकील मान गया। अगले दिन रिया ने फिर से पूरे परिवार की बैठक बुलाई। वही 40 लोग, सब इकट्ठा हुए। रिया ने घोषणा की, मैंने अदालत में याचिका दायर की है अनन्या दीदी का संरक्षक बनने के लिए। उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, उन्हें प्रोफेशनल मदद चाहिए। सबने सिर हिलाया, सहानुभूति दिखाई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खोला, मेरे वकील थे और उनके साथ 2 पुलिस अधिकारी। नमस्ते, मैं अनन्या कुमार का वकील हूँ और ये पुलिस अधिकारी हैं, वकील ने कहा। सब हैरान रह गए। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं बीच में आई। मैं सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने अपना लैपटॉप निकाला, टीवी से कनेक्ट किया और वो वीडियो चलाया जिसमें रिया मेरे कमरे में आ रही थी, स्पीकर रख रही थी, फुसफुसाहट की आवाजें बजा रही थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर मैंने दूसरा वीडियो दिखाया जिसमें रिया मेरा फोन फ्रिज में रख रही थी, जानबूझकर। फिर तीसरा जिसमें वो मेरी चाबियां शावर में छुपा रही थी। सब सबूत, सब रिकॉर्ड, साफ साफ। रिया की आंखें फटी रह गईं। ये सब। फिर मैंने दवाइयाँ दिखाईं, और ये दवाइयाँ जो रिया ने मुझे दी, एक नकली डॉक्टर के नाम पर। ये दवाइयाँ मेरी याददाश्त खराब कर रही थी, मुझे सुस्त बना रही थी, जानबूझकर। असली डॉक्टर का स्टेटमेंट दिखाया जिसमें लिखा था कि ये दवाइयाँ गलत थीं। फिर मैंने नकली डॉक्टरों की जानकारी दिखाई, और ये 2 डॉक्टर जिन्होंने रिया को पैसे लेकर झूठी रिपोर्ट दी कि मैं बीमार हूँ, कि मुझे गंभीर समस्या है। पुलिस ने जांच की थी, दोनों नकली डॉक्टर पकड़े गए थे। उन्होंने सब कबूल कर लिया था कि रिया ने उन्हें पैसे दिए थे। पूरे कमरे में हड़कंप मच गया। सब एक दूसरे से बातें करने लगे। रिया वहीं खड़ी रही, रो रही थी। नहीं, ये सब क्या रिया? झूठ, सबूत सामने है, मैंने कहा। एक चाचा ने पूछा, लेकिन रिया ने ऐसा क्यों किया? संपत्ति के लिए, मैंने कहा। पापा ने अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी, रिया को कुछ नहीं। तो उसने एक योजना बनाई मुझे पागल साबित करने की, ताकि वो मेरा संरक्षक बन सके
और फिर सारी संपत्ति हड़प सके। उसने 3 महीने तक मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, गैस लाइटिंग की, मुझे ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मैं बीमार हूँ, कि मैं पागल हो रही हूँ, और वो लगभग सफल हो गई थी। मुझे खुद पर भी शक होने लगा था, लेकिन फिर मैंने जांच की और सच पता चला। रिया फर्श पर बैठ गई, बुरी तरह रो रही थी। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं पागल हो गई थी पैसों के लालच में। पुलिस अधिकारी ने कहा, मिस रिया कुमार, आप गिरफ्तार हैं धोखाधड़ी के आरोप में, जालसाजी के आरोप में और किसी को मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप में। उन्होंने रिया को हथकड़ी पहनाई। वो रोती रही, नहीं प्लीज दीदी, मुझे माफ कर दो। सब रिश्तेदार हैरान थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ सदमे में। एक चाची ने कहा, हमें बहुत शर्म आती है रिया, तूने अपनी बहन के साथ ये किया। हम तो सच में सोच रहे थे कि अनन्या बीमार है, लेकिन असल में तू कितनी गिर गई। पुलिस रिया को ले गई। मैं वहीं खड़ी रही, न खुशी थी न दुख, बस राहत थी कि सच बाहर आ गया। बाद में अदालत में केस चला, रिया को दोषी पाया गया। उसे 2 साल की जेल हुई, धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना देने के लिए। नकली डॉक्टरों को भी सजा हुई 1 साल की, और उनका लाइसेंस रद्द हो गया। आज 1 साल बाद मैं ठीक हूँ, पूरी तरह ठीक हूँ। मैंने असली मनोचिकित्सक से थेरेपी ली। 3 महीने की गैस लाइटिंग ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। रिया जेल में है। मैंने उस पे मिलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली, शायद शर्म से। मैंने पापा की संपत्ति का सही इस्तेमाल किया, कुछ दान दिया बच्चों की शिक्षा के लिए, कुछ अपने ले रखा। और हाँ, मैंने तय किया कि जब रिया जेल से बाहर आएगी तो मैं उसे कुछ पैसे दूंगी शुरुआत करने के लिए, क्योंकि वो मेरी बहन है। भले ही उसने मेरे साथ क्या किया, लेकिन मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी, क्योंकि उसने जो किया वो अक्षम्य है। मेरी बहन ने मुझे पागल दिखाने की कोशिश की, 3 महीने तक मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया ताकि वो मेरी संपत्ति चुरा सके, लेकिन झूठ टिक नहीं पाया, सच बाहर आ गया। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की है जो गैसलाइटिंग का शिकार हुआ है, जिसे किसी ने ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो पागल है, कि उनकी याददाश्त गलत है, कि उनकी समझ गलत है। गैसलाइटिंग एक मानसिक हिंसा है, एक अपराध है, और अगर आप इसका शिकार हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और सच हमेशा बाहर आता है। मुझे शक था, मैंने जांच की, मैंने सबूत इकट्ठे किए और मैंने सच बाहर लाया। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं कभी नहीं थी। ये सब एक झूठ था, एक साजिश थी, लेकिन झूठ टिक नहीं पाया। धन्यवाद।